Hello students, as discussed yesterday, we are going to start today Young's double slit experiment. Yesterday we have already discussed interference of light, division of amplitude and wavefront, analytical treatment of interference of light. All these things will be used today. Young was a scientist. He developed this thing using two slits taken at a time, and this is an theoretically experimental arrangement. Theoretically experimental arrangement for producing interference fringes in case of interference of light. So it is called Young's double slit experiment. पिछले क्लास में हम कहा गया था कि इंटरफेरेंस एक ऐसी घटना है जिसके लिए हमें दो कोहेरेंट लाइट वेव्स की जरूरत पड़ती है. कोहेरेंट लाइट वेव्स का मतलब होता है सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ एंड सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाले दो लाइट वेव. तभी हमें ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और जिसका नाम रखा गया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. प्रैक्टिकली दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट हम ऐसा नहीं ले सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों का वेवलेंथ सेम हो. तो किया जा सकता है दोनों का फेज भी सेम हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इसलिए दो कोहेरेंट वेव जो होते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं एक सिंगल रियल सोर्स ऑफ लाइट. इसीलिए यहां जो दो कोहेरेंट वेव हमें प्राप्त किया जाता है उसे वर्चुअल कोहेरेंट वेव कहते हैं. और यह जो यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट है वह डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का एग्जाम्पल है. फिर इसका यूज करके हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है. अलग अलग साइंटिस्ट ने उस एक्सपेरिमेंट को दिया था जिसमें हम लोग को पढ़ना भी है, पढ़ेंगे, और वो है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर, जो कि अगले क्लास में पढ़ाई होगा. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वह थ्योरेटिकल इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को प्राप्त करने का एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसका यूज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने में किया जाता है. अलग अलग साइंटिस्ट ने किया और एक्सपेरिमेंटली किसी भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का हम लोग वेवलेंथ का वैल्यू निकालते हैं और सातों कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, निकाला जा सकता है, जिसके द्वारा फिजिक्स के प्रोग्रेस में बहुत उसका यूज होता है. तो अब हम आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर. तो यह जो फिगर है यह यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही मॉडल है. यहां पर S जो देख रहे हो यह है रियल सोर्स ऑफ लाइट. तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल प्राइमरी स्फेरिकल वेव फ्रंट किसी क्षण यहां आएगा, इसीलिए XY जो है वह है प्राइमरी स्फेरिकल वेव फ्रंट. ये एक कार्डबोर्ड है जिसमें दो पिन होल्स हैं. इसको यहां पर नाम दिया S1, यहां नाम दिया S2. ऐसा नहीं कि कोई प्रैक्टिकल एक कार्डबोर्ड ले लिया उसमें दो पिन से छेद कर दिया, ऐसा नहीं है. ये सब अरेंजमेंट प्रैक्टिकली होता है जो कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में देखेंगे, लॉयड्स मिरर में देखेंगे इत्यादि. तो यहां पर मॉडल के रूप में है और CD जो है C और यहां पर है D. Is it right? C D. This is our
स्क्रीन, और इस स्क्रीन पर हम लोग इंटरफेरेंस फ्रिंज को देखते हैं और उसका फिर रीडिंग लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो CD इज आवर स्क्रीन ऑन विच इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। इतना जो कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में, फिगर के बारे में, वो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। The figure consists of a real source of light, XY primary spherical wavefront, WF means wavefront, AB is a cardboard on which there are two pinholes, S1 and S2. This S1 and S2 behaves as two virtual coherent sources obtained from real source of light S. CD is a screen on which interference fringes are obtained. अब एक कंस्ट्रक्शन है, वह कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर, फिगर भी देखते जाओ। S1Q, EO, S2R on the screen। मान लिया कि लेट S1Q इक्वल टू EO इक्वल टू S2R इज इक्वल टू कैपिटल D, where what is capital D? Distance between virtual sources and the screen, distance virtual sources and the screen। अब S1 और S2 का बीच का जो डिस्टेंस है उसको मान लिया स्मॉल d। तो व्हाट इज स्मॉल d? स्मॉल d, व्हाट इज स्मॉल d? स्मॉल d इज distance between two virtual coherent sources S1 and S2, that is ये S1 है और ये S2 है। S1 S2 को देखो और QR को देखो, दोनों बराबर है, तो स्मॉल d हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस, एंड दिस d इज इक्वल टू QR, d इक्वल टू QR, एंड O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ S1 एंड S2। यहां पर E है मिडिल पॉइंट, E के सामने O है, तो O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ S1 एंड S2। Q से R तक स्मॉल d है, तो QO इक्वल टू OR इक्वल टू क्या हो जाएगा? D by 2। It is written there, you can see, you write it here as capital D, that is CD। two virtual courses S1 and S2 equal to QR, OQ equal to OR, OQ equal to OR equal to D by 2। अब P कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट में ले ली। आर्बिट्रेरी मान इस पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी का हिंदी होता है कहीं भी। इस स्क्रीन के कोई भी पॉइंट को हम आर्बिट्रेरी ले सकते हैं। तो P is an arbitrary point at a distance x from O, at a distance x from O। O क्या है? O is the middle point between S1 and S2। पहले भी कहे हैं, फिर कह रहे हैं, लिख दिए हैं। अब इन ट्रायंगल ज्योमेट्री हम इस पर देखेंगे। इन ट्रायंगल S1 PQ, S1 PQ, इस ट्रायंगल में देखो S1 P स्क्वायर क्या होगा? PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर लिखा हुआ है। PQ स्क्वायर प्लस S1Q स्क्वायर। PQ का वैल्यू क्या होगा? यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक d by 2 है, तो PQ हो गया x माइनस d by 2 का होल स्क्वायर, प्लस S1Q क्या है? d है, तो d स्क्वायर। स्क्वायर को तोड़े तो इतना आया, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर फोर माइनस xd प्लस d स्क्वायर। एंड इन ट्रायंगल S2PR यहां पर लिखना होगा, एंड इन ट्रायंगल S2PR, in triangle S2PR, S2P square equal to PR square plus S2R square। यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक d by 2, तो PR हो गया x प्लस d by 2, तो x प्लस d by 2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। स्क्वायर को हटाया तो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस xd प्लस d स्क्वायर।
अब इन दोनों को सबट्रैक्ट किया, H2P² माइनस S1P² वैल्यू निकाले हैं, H2P² का वैल्यू पुट किया, S1P² का वैल्यू पुट किया, d² x² प्लस माइनस के चलते कैंसिल आउट। अब H2P² माइनस S1P² कैन बी रिटन एज H2P प्लस S1P into H2P minus S1P, A plus B into A minus B. This becomes XD 2XD. Since D is very small, दोनों वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का बीच का जो दूरी होता है ना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में, वो बहुत कम होता है, बहुत कम। चित्र खींचने की सुविधा के लिए यहाँ दूर दूर दिखाया गया है। इसलिए यह जो H2P है that is approximately equal to S1P, बिल्कुल बराबर तो नहीं होगा, बहुत छोटा है, करीब करीब बराबर होगा। And this will be equal to approximately equal to D, means distance between source and screen. तो इसके चलते S2P plus S1P क्या हो गया 2D, 2 कैपिटल D, तो H2P minus S1P हो गया 2XD by 2 कैपिटल D, 2 कैंसिल, XD by D। अब आते हैं फिजिक्स में, ये सब तो ज्योमेट्री से मैथमेटिक्स से फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं फिजिक्स पर। अब H2P माइनस S1P का सेंस क्या होगा? सेंस हो गया H2P है path traveled by the wave from S2 to P, S1P path traveled by the wave S1 to P. So H2P minus S1P will be path difference between two coherent light waves starting from S1 and S2, starting from S1 and S2 at the same phase, दोनों तो सेम फेज में ही निकलते हैं ना जी, at the same phase and reaching at the point P, at the same phase bracket closed here and reaching at point P, reaching at point P। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला? Therefore path difference at P किसके चलते? Due to two coherent light wave starting from S1 and S2 at the same phase and reaching at the point P। पिछले क्लास में हम लोग कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज पढ़े थे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि यह जो पॉइंट P है वह डार्क कब होगा, ब्राइट कब होगा, दो डार्क के बीच की दूरी क्या होगी, दो ब्राइट के बीच की दूरी क्या होगी, ये सारी चीज अब हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम आते हैं ब्राइट फ्रिंज को निकालेंगे। ब्राइट फ्रिंज मतलब जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ब्राइट फ्रिंज को हम लोग मैक्सिमा भी कहते हैं, मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज कहो या एट द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहो और मैक्सिमा कहो, बात बराबर है। मैक्सिमा मान लिया लेट एट P nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस xn फ्रॉम O, P पर nth ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होता है, डिस्टेंस x के जगह हम xn कहेंगे फ्रॉम O। और ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि व्हेन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा वी गेट ब्राइट फ्रिंज। तो यह बात पिछले क्लास में प्रूफ किया गया था। पाथ डिफरेंस तो हम लोगों ने निकाला था S1 और S2 से चल के P पर पहुंचने पर पाथ डिफरेंस xn छोटा d by d, सो दिस विल बी इक्वल टू n लैम्डा। इससे निकल गया और xn बराबर n लैम्डा d by d, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो इक्वेशन 1 क्या दिया? इक्वेशन 1 गिव्स द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम O। अब n का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है? 0 1 2 3 4 and so on। When n equal to 0, it is clear that x0 equal to 0। x0 0 का मतलब हम कहां पहुंच गए? पॉइंट O पर। तो यह प्रूफ हो गया, that is at point O a bright fringe will be obtained and that bright fringe is called central bright fringe। इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को हम शॉर्ट में CBF कहेंगे। इज ऑब्टेन्ड मतलब O बिंदु पर हमको जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा उसका नाम पड़ गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब यह सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज घिरा हुआ रहता है, is bordered by alternate dark and bright fringe।
above the point O and also below the point O. माने यहाँ पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिला ना, ये फिजिक्स से अगर सोचो दिमाग आंख बंद करके तो यहाँ ब्राइट फ्रिंज नजर आएगा, और इस ब्राइट के बाद देखो अभी प्रूफ हो जाएगा डार्क होगा, फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट है, उसके बाद फिर आएगा नीचे में डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। इस तरह का अगर इमेजिन करोगे तो एवरीथिंग यू कैन सी इन इमेजिनेशन इन योर माइंड। नाउ व्हेन n इक्वल टू 1, n को 1 बैठाओ तो x1 यही ना होगा, लैम्डा d बाई डी, दैट इज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। माने सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या होगा, डार्क होगा, जिसको हम अभी निकालेंगे। उसके बाद जो ब्राइट फ्रिंज होगा, पहला ब्राइट, उसका डिस्टेंस ये हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाओ ना, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो पहला ब्राइट के बाद फिर डार्क आएगा, डार्क के बाद जो ब्राइट आएगा उसका डिस्टेंस O से कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा d बाई डी, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। When n equal to 3, x3 equal to 3 lambda d by d, that is distance of third order bright fringe from central bright fringe, and so on। जहां तक इनको ले जाना, जहां तक फ्रिंज फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, हर का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से निकल गया। इसी तरह आप आ जाओ डार्क फ्रिंज पर। डार्क फ्रिंज माने जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहां होता है, लास्ट क्लास में बताए थे, स्टडी। और डार्क फ्रिंज का दूसरा नाम है मिनिमा। अब शुरू में क्या माने थे, पी को ब्राइट। अब कल्पना करो कि पी पर डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड होता है। नाउ कंसीडर दैट एट पी nth डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस xn फ्रॉम O। इसी का मिरर इमेज है, वहां डार्क ब्राइट कह देते हैं, डार्क कहेंगे फ्रॉम O। और डार्क का कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये कंक्लूजन कल का है। तो xn छोटा d बटे कैपिटल D इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई d, और xn का वैल्यू आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2 स्मॉल d। इसको सेकंड इक्वेशन माना। व्हाट इज इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 गिव्स डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम O। अब n का वैल्यू पुट करते जाओ। When n equal to 0, x0 का वैल्यू यहाँ पुट करो ना, लैम्डा d बाई 2d। तो डार्क में सेंट्रल डार्क बोल के चीज नहीं होता है, बल्कि सेंट्रल ब्राइट के बाद जो डार्क आया उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डार्क। माने n इक्वल टू 0 के लिए जो डिस्टेंस मेरा आया, व्हाट इज दिस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एट O। माने सेंट्रल ब्राइट से उतना दूरी पर हमको पहला डार्क मिला, और पहला ब्राइट का दूरी क्या है तो निकल चुका है। यहाँ अब मिलाते रहो ना, आपने मिलाते रहो, थोड़ा दिमाग से सोचते भी रहो। कहें कि फिजिक्स तभी समझ में आएगा जब पढ़ने के साथ साथ दिमाग तुम्हारा चालू रहे, ऑन रहेगा दिमाग, तो उसका तुम्हारा इमेजिनेशन से मॉडल बनता रहेगा, एंड यू कैन सी व्हाट एवर इज सेड इन डिफिनीशन, इन कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग। आगे बढ़ो। When n इक्वल टू 1, तो x1 का वैल्यू इतना आ गया, इन 1 बैठा के देखो कितना आएगा। व्हाट इज दिस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि डार्क में सेंट्रल डार्क बोल के चीज नहीं होता है। सेंट्रल में ब्राइट ही होगा और उसके दोनों ओर डार्क ब्राइट होंगे। डार्क फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एट O। When n इक्वल टू 2, x2 का मान जाहिर है 5 लैम्डा d बाई 2d, दैट इज डिस्टेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर dark fringe is obtained from central bright fringe at O. When n equal to 3, x3 equal to 7 lambda d by 2d, that is distance of fourth order dark fringe is obtained from central bright fringe at O, and so on। इसी तरह से होता जाएगा, O के ऊपर भी, O के नीचे भी। अब हम लोग दो ब्राइट और दो डार्क का बीच का दूरी क्या होगा वो कैलकुलेट, तो यह कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग दो लगातार ब्राइट फ्रिंज का बीच का दूरी निकालेंगे और डार्क का भी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, xn प्लस 1 माइनस xn।
तो xn+1 बराबर कितना लिखाएगा? अभी इस xn का वैल्यू हम लोग लिखे हैं ना, तो n+1 सफिक्स है तो ये हो जाएगा n+1 लैम्डा डी बाई डी और माइनस xn का वैल्यू n लैम्डा डी बाई डी। इसको सॉल्व कर दिए तो ये हो गया n लैम्डा डी बाई डी प्लस लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी। These two cancel out, we get lambda d by d. Similarly, distance between two consecutive dark fringe भी क्या हो जाएगा? xn+1 माइनस xn। अब xn का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं अभी तुरंत? n2n+1 लैम्डा d by 2d। तो xn+1 क्या हो जाएगा? यही ना होगा, 2n के जगह n+1 +1 लैम्डा डी बाई 2d माइनस xn का वैल्यू 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d। सॉल्व किए इसको सॉल्व किए तो ये आया, इसको सॉल्व किए तो ये आया। फिर इसको फिर अलग अलग कर दिए तो ये दो टर्म आया, इन दोनों को अलग अलग किए तो ये इसको इससे हमको ये ई वाला टर्म से हमको ये मिल गया और इस वाले टर्म से हमको ये दोनों टर्म आ गया। इससे देखो ना, देखने से ही हो जाएगा। अब दिस टू कैंसिल आउट, अब इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई 2d, 2 कैंसिल लैम्डा डी बाई डी। तो दो लगातार डार्क ब्राइट का डिस्टेंस, दो लगातार ब्राइट डार्क का डिस्टेंस इक्वल आया। और लैम्डा डी डी ये कांस्टेंट है, तो दो लगातार ब्राइट दो लगातार डार्क का बीच का दूरी कांस्टेंट होता है एंड इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई छोटा डी। Lambda is the wavelength of light, d is the distance between source and screen, small d is the distance between two virtual coherent sources. तो from above it is clear that distance between, अब हम इसको न भी बोले तो बोल दिए तो हो ही गया, लेकिन फिर भी यहाँ दिखा के कह रहे हैं, कोई वर्ड न नजर आए तो मेरे शब्दों से बोलने से लिख लो। From above it is clear that distance between two consecutive bright and two consecutive dark fringe is constant and is equal to lambda d by d. It implies that interference fringes are of equal width. हर bright का width हर dark का width बराबर होता है, और चूंकि equal width होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि interference fringes are equa width. That is, alternate bright and dark fringes are obtained on the screen. मैंने स्क्रीन पर alternate dark और bright मिलेगा। मतलब सेंट्रल ब्राइट तो ब्राइट हो गया, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ओ के ऊपर भी, ओ के नीचे भी, तो और बराबर बराबर विड्थ का ये सब प्रूफ हो रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोला जा रहा है। At O क्या है मेरा? O is the central point. A bright fringe is obtained and so, यही कारण है कि it is called, बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, क्यों बोला गया उसका कारण भी है, and so it is called central bright fringe. शॉर्ट में इसको हम लोग CBF कहते हैं। तो इतना देर तक जो थियोरेटिकली हम समझाए हैं, तो स्क्रीन पर फ्रिंज हमको कैसा दिखेगा उसके लिए फ्रिंज का रिप्रेजेंटेशन इस फिगर में देखो हम किए हैं। जो व्हाइट पोर्शन है वह है ब्राइट, और जो शेडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है डार्क फ्रिंज को, और वो जो है यह है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाईं तरफ हमको जो मिला वह क्या होगा? फर्स्ट डार्क, और उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, ये ब्राइट हो गया, उसके बाद सेकंड डार्क, उसके बाद सेकंड ब्राइट, एंड सो ऑन
एंड सो ऑन, और हर का विड्थ देखो बराबर है। फ्रिंज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ किया गया है, और अगर समझ चुके हो चीजों को तो आंख बंद करो और ये सब नजर आएगा। दिमाग से, आंख से तो यही नजर आएगा जो हम यहाँ पर किए हैं। अब राइट साइड में भी वही चीज है। सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड डार्क, ये फिर सेकेंड ब्राइट, एंड सो। दिस इज ऑल अबाउट आवर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया फ्रिंज विड्थ बराबर इतना, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड, दो लगातार ब्राइट और दो लगातार डार्क को नाम दिया गया फ्रिंज विड्थ। दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी और दो लगातार डार्क के बीच की दूरी का नाम दिया गया फ्रिंज विड्थ, एंड इज डिनोटेड बाय बीटा, दैट इज फ्रिंज विड्थ। बीटा का वैल्यू आया लैम्डा डी बाय डी, एंड एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सो फ्रिंज विड्थ इज कांस्टेंट। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर के द्वारा किसी भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। इसलिए आज के सारा फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए टुमारो अगले क्लास में हम लोग फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर सीरियस स्टूडेंट हो तुम लोग तो अगला क्लास करने के पहले पिछले क्लास को पढ़ के ये क्लास करोगे तो बहुत समझ में आएगा। कम मेहनत में सारी चीज समझ में आ जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा यही कि फिजिक्स से तो आसान कोई सब्जेक्ट शायद ही होता होगा, और अगर सीरियस नहीं हो, हम जो कह रहे हैं उन बातों को नहीं मानोगे तो क्या होगा? लगेगा कि फिजिक्स से भारी कोई चीज नहीं है, बेकार ही हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब तुम्हारे ऊपर है, हमें जितना करना था कर दिए। जैसे आजकल चल रहा है ना, अगर स्टे होम रहोगे तो कोरोना से नहीं होगा, और नहीं मानोगे तो समझ लो क्या होगा। इसीलिए हम भी कह रहे हैं स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।